नमस्कार दोस्तों अपने कॉस्टिंग के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं यूनिट 4 पे और चैप्टर है लेसन नंबर 1 आउटपुट कॉस्टिंग। तो आउटपुट कॉस्टिंग में हम क्या देखेंगे वो देख लेते हैं एक बार कि भैया यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, उसकी कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रोडक्शन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक एंड स्क्रैप, स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा, स्क्रैप का क्या ट्रीटमेंट होगा, और आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट में कौन से आइटम इंक्लूडेड नहीं होते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट, कॉस्ट शीट और प्रोडक्शन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और लास्ट वन इज सेट टेस्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं यूनिट कॉस्टिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है हर एक यूनिट की कॉस्टिंग करनी है। जैसे कि बात करते हैं इंडस्ट्रीज, अगर आपका पेट्रोल या फिर डीजल है तो उसका यूनिट कॉस्टिंग कैसे होगी कि भैया पर लीटर कैसे है। आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हो, बाइक में पेट्रोल भराने जाते हो तो आप लीटर के हिसाब से ही लेते हो, भाई 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, या फिर पैसे बोलते हो चलो 1000 रुपये की भर दे, लेकिन वो जो देता है वो लीटर के हिसाब से देता है, तो उसकी उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो यूनिट कॉस्टिंग है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री सॉरी तो कॉलरीज इंडस्ट्रीज हो गया पर टन ऑफ कोल। पहला है पेट्रोल और डीजल में क्या है पर लीटर, पेपर मिल में चलेंगे तो पर केजी के हिसाब से, शुगर मिल में चलेंगे तो पर क्विंटल ऑफ शुगर, फ्लोर मिल में चले जाएंगे तो पर क्विंटल ऑफ फ्लोर, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, ठीक है ना। सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाए पर टन ऑफ सीमेंट, एक टन का क्या होगा, कॉलरीज का कोल, तो पर टन ऑफ कोल, ब्रिक वर्क जहाँ पे ईंटे का काम होता है भाई 1000 का ब्रिक्स का क्या कॉस्टिंग है, स्टील का पर टन ऑफ स्टील, ब्रीवरीज का पर बैरल ऑफ बियर, और मिल्क का पर गैलन ऑफ मिल्क। तो ये सब क्या है यूनिट कॉस्टिंग। अब देखो कॉस्ट शीट का मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसमें आप सारी कॉस्टिंग लिख के देते हो, ठीक है ना। डिटेल्ड कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर, उसी को आप बोलते हो, उसी स्टेटमेंट को बोलते हो कॉस्ट शीट। तो पीरियोडिसिटी कॉस्ट शीट कब बनाई जाती है, वीकली भी बन सकती है, फोर्टनाइटली मतलब 14 डेज पे भी बन सकती है, 15 दिन पे, मंथली बन सकती है, क्वार्टरली बन सकती है, हाफ ईयरली और ईयरली भी बन सकती है। यूजेस, ये सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, कॉस्टिंग में कंपेयर करने में हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको टोटल कॉस्ट की, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और सबमिशन ऑफ टेंडर्स को सबमिट करने में हेल्प करता है। नाउ टाइप्स, तो कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट, हिस्टोरिकल कॉस्ट में हिस्टोरिकल पुरानी फिगर लेके आगे चलते हैं कि ये पिछले पहले हमने ये लिया था, पिछले टाइम की जो चीज़ें एक्चुअल कॉस्ट है वो लेके चलते। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फ्यूचर की बात पे, फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हो गया वो हो गया, उसकी कॉस्टिंग कर दो भैया, ये इतना लग गया इतना लग गया, और एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्यूचर में ऐसा लगने वाला है तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट है। नाउ कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो देखो टोटल कॉस्ट मतलब होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। उसमें आप क्या क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक अलग ही हो गया, एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, और वो क्या होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे रहते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट। फिर अब ये फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, फैक्ट्री ओवरहेड और प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आ जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो इस तरीके से कंपोनेंट है, ये है कॉस्टिंग के कंपोनेंट। अब है कॉस्ट शीट की प्रिपरेशन, कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लो, उसमें परचेज ऐड कर दो, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऐड कर दो, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और लेस नॉर्मल स्क्रैप और डायरेक्ट मटेरियल, जो आएगा वो आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट।
फिर डायरेक्ट लेबर ऐड कर दो, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है प्लस माइनस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री से रिलेटेड जितने ओवरहेड हैं, देखो प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट आते हैं, उसमें वो ले लो, लेस कर दो नॉर्मल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इनडायरेक्ट मटेरियल का, ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। फिर ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट में ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, उसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से आप कॉस्ट शीट बना सकते हैं, ये फॉर्मेट है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोडक्शन स्टेटमेंट। प्रोडक्शन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स और प्रॉफिट, ये होता है। अब परफॉर्मा उसका भी देख लेते हैं, फॉर्मेट क्या है। परफॉर्मा प्रोडक्शन स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर लो परचेज, ऐड कर लो एक्सपेंस ऑफ परचेज, लेस कर दो परचेज रिटर्न, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस कर दो नेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये पहले भी हमने देखा है। ऐड कर दो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर ऐड कर दो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद ऐड कर दो फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, लेस कर दो नॉर्मल स्क्रैप ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट, अभी तक बिल्कुल सेम है। ऐड कर दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और उसमें ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ऐड कर दो बस इसके आगे जो है ना प्रॉफिट ऐड कर दो, फिर आ जाएगी सेल, ये हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्टिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन स्टेटमेंट। अब चलते हैं जी प्रोडक्शन अकाउंट, ये तो लेजर की बात हो गई। प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनाए, तो प्रोडक्शन अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और जो नेट वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू स्क्रॉप मटेरियल वो आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में आप ओपनिंग WIP ऐड करो, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर दो, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस हो जाएगा, फिर आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दो, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, और उसमें फिर ओपनिंग फिनिश और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्लोजिंग आ जाएगा। फिर उसमें आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दो, फिर ये आ जाएगा सेल। तो ये है प्रोडक्शन अकाउंट, बहुत सिंपल है। अब आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक एंड स्क्रैप। भैया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कैसे ट्रीट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर दो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो आ जाएगा वो है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और यही वैल्यू हम ले लेंगे अपनी कॉस्टिंग में। अब है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो प्राइम कॉस्ट ले लेंगे, फिर ऐड कर दो, प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट खर्चे आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क इन प्रोग्रेस बिगिनिंग, और लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, तो ये वर्क कॉस्ट आ जाएगा। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वही चीज़ें जो मैंने ऊपर देखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो फिर आ जाएगा COGS। स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या है, स्क्रैप का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्क्रैप को हम डिडक्ट कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, वो हमने ऊपर भी देखा है। अब है कि कौन कौन सी चीज़ों को कॉस्ट शीट में नहीं लेते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं लेंगे, कैश डिस्काउंट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट पे नहीं लेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं लेंगे, डोनेशन को नहीं लेंगे, इनकम टैक्स पेड नहीं लेंगे, डिविडेंड पेड भी नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी नहीं लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी नहीं लेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स सेल ऑफ फिक्स असेट ये भी नहीं लेंगे, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नहीं लेंगे, डैमेजेस पेबल एट लॉ नहीं लेंगे। अब चलते हैं कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। भैया कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है, प्रोडक्शन अकाउंट एक अकाउंट है। कॉस्ट शीट एक्सपेंसेस को प्राइमरी कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल किस में बताता है, और ये एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लासिफाइड नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या कॉस्ट शीट में कंपैरिजन फिगर्स ऑफ प्रीवियस पीरियड प्रोवाइडेड होते हैं, और प्रोडक्शन अकाउंट में कोई प्रीवियस पीरियड के प्रोवाइडेड नहीं होते, नो कंपैरिजन पॉसिबल। कॉस्ट शीट जो है वो एक्चुअल और एस्टिमेटेड फिगर के बेस पे होता है, और ये एक्चुअल फिगर के बेस पे होता है प्रोडक्शन अकाउंट। और कॉस्ट शीट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच जॉब, और होल फैक्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जबकि ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए किया जाता है।
एक ही एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 1। अब आप इसको कर सकते हैं, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में आप बस डाल दो, बन जाएगी कॉस्ट शीट। तो ये इलस्ट्रेशन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है। तो ये छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही सिंपल चैप्टर था, आप प्लीज़ इसको ट्राई करना। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। अब चलते हैं आगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 2, जॉब कॉस्टिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में जॉब कॉस्टिंग करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए।